नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस होते हैं बच्चों में। चाहे तो वो चाइल्डहुड हो, चाहे वो एडल्टहुड हो, चाहे एडोलसेंस हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं वो चीज़ हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो हमने प्रीनेटल, मतलब कि जो ग्रोथ और जो ग्रोथ का जो स्टार्टिंग फेज से लेके लास्ट तक जो ओल्ड एज तक चलता है उसके बारे में हमने बात करनी है आज। तो स्टेज, ये अपना हेडिंग है कि स्टेज या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, काट दो इसको आप। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एज। ठीक है, तो एज के बेसिस पे हम आज बात करेंगे कि क्या क्या चीजें डेवलपमेंट होती हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है प्रीनेटल का होता है। सबसे पहला स्टेज जो होता है, अगर हम बात करेंगे कि जो बच्चों में या किसी भी एज में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब होता है गर्भावस्था। क्या होता है? गर्भावस्था की जो फर्टिलाइजर बोल दीजिए कि जो भी प्रीनेटल में होता है, मतलब कि गर्भावस्था से लेके जन्म तक, गर्भावस्था से लेके जन्म तक की जो अवस्था होती है, मतलब जब तक जब से बच्चा गर्भ में है और जब तक उसका जन्म नहीं हुआ है तब तक उस हम आयु को इसमें हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इन्फेंसी में। आते हैं कि इन्फेंसी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इन्फेंसी जो होता है ये शिशु अवस्था होता है। ये जीरो से, मतलब कि जिस दिन से बच्चा क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसका बर्थ हुआ, उस दिन से लेके 2 साल तक। ठीक है, मतलब कि इस इसको लिख लेना आप गर्भावस्था से, या गर्भावस्था ही लिखना, गर्भावस्था, गर्भावस्था। और ये क्या रहेगा, जीरो से, तो मतलब कि गर्भावस्था से लेके ये जन्म तक रहेगा। इसको आप याद रखिएगा, गर्भावस्था से लेके जन्म। तो हम पहले इसी की बात कर लेते हैं कि प्रीनेटल क्या होता है। तो प्रीनेटल जो होता है गर्भावस्था से लेकर जन्म तक की अवस्था है। इस चरण में शरीर के अंग विकसित होते हैं, मतलब कि इस जो ये स्टेज है इसमें जो है शरीर का जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो माँ के गर्भ के अंदर क्या होता है, उसका विकास होना होता है, या ग्रोथ बोल सकते हो। इस अवस्था में पर विकास तेजी से होता है। मतलब कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो इस समय क्या होता है, उसका विकास तेजी, जैसे हम बोलते हैं कि 9 महीने के बाद क्या होता है, जन्म होता है। तो 9 महीने का जो ड्यूरेशन रहता है उसमें जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके साइज के हिसाब से आप देख सकते हो कि इसमें जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, वो तेजी से होती है। 6 हफ्ते पश्चात भ्रूण अवस्था शुरू होती है, मतलब कि 6 हफ्ते के बाद, कितने हफ्ते के बाद, 6 वीक, 6 वीक के बाद क्या होती है, जो गर्भावस्था क्या होती है वो स्टार्ट होती है। उस इसके पहले का भी जो प्रोसेस है उसको आप थोड़ा सा एक बार आप देखिएगा। हम केवल प्रीनेटल से हम बात करेंगे कि गर्भावस्था से लेके क्या चीज होती है। तो 6 वीक के बाद क्या होती है, भ्रूण जिसको बोलते हैं, भ्रूण की अवस्था क्या होती है, वो स्टार्ट होती है, जिसमें विकास की गति तेजी होने के साथ साथ वजन बढ़ता जाता है, पेशी व दिमाग तंत्र बढ़ने लगता है। 3 महीने पश्चात शिशु कुछ गति, जैसे सिर हिलाना, पैर व कलाई मोड़ना आदि शुरू कर देता है। ठीक है, तो प्रीनेटल में क्या होता है कि गर्भावस्था से लेकर जन्म तक रहती है। 6 वीक के बाद क्या रहता है इसमें कि भ्रूण अवस्था स्टार्ट होती है। उसके बाद जो इसकी जो विकास जो होती है, इसकी विकास इस अवस्था में तेजी से होती है। तेजी से होने के साथ साथ जो 3 महीने के बाद की जो अवस्था होती है भ्रूण में, सॉरी गर्भ में, तो उसमें जो 3 महीने के बाद बच्चे का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। इन्फेंसी की हम बात करें तो इन्फेंसी मतलब होता है शिशु अवस्था। इन्फेंसी मतलब शिशु अवस्था की हम बात करेंगे कि शिशु अवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, शिशु अवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं। तो शिशु अवस्था का जो ड्यूरेशन है वो 0 से 2 वर्ष है, मतलब कि बच्चा जिस समय जन्म लिया उस समय से 2 वर्ष तक का जो समय रहता है वो उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी समय बोलते हैं, जिसको हिंदी में शिशु अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इन्फेंसी जो है ये लैटिन वर्ड का वर्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इन्फेंसी जो ये किसका है, ये लैटिन का ये शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलने में असमर्थ। जिसका क्या होता है, बोलने में
असमर्थ मतलब कि बच्चे को बोलने में मतलब कि किसी भी प्रकार का वो बातचीत नहीं कर सकता 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम चीजें, मतलब कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकलता है, केवल उसका क्या होता है, रोना रहता है। मतलब कि अगर चीजों को मतलब भूख लगी है तो रोएगा, अगर कोई टॉयलेट वगैरह लगा है या वॉशरूम लगा है तो उसको क्या होता है, वो उस चीज को बोल के ना, उसको चीजों को रो के वो क्या करता है, जाहिर करता है। भूख लगी है तब भी, अगर और भी कोई नेचर कॉल है तो भी। ठीक है, उसके बाद इस अवस्था में विकास की दर जो है समान व लगातार होती है, मतलब कि जो होती है स्लो, स्लो और स्टडी, जिसको हमने बात किया था स्लो और स्टडी, मतलब कि धीरे और लगातार, धीरे और लगातार। फिर तीसरा आएगा, इसमें इतनी चीजें हैं कि 0 से 2 वर्ष, और इन्फेंसी जो है लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका अर्थ होता है बोलने में असमर्थ। उसके बाद जो होता है इसमें जो वृद्धि होती है वो स्लो और स्टडी, मतलब कि समान और लगातार तरीके से चलती रहती है। देन तीसरा आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या होता है कि चाइल्डहुड को हम बोलते हैं बाल्यावस्था, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था बोलते हैं इसको। थोड़ा सा लिखने में इसमें प्रॉब्लम है अभी, तो अब इसको आप नोट करते जाइएगा। चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था बोलते हैं। तो बाल्यावस्था का जो होता है वो 3 से 14 वर्ष, 3 से 14 वर्ष या लेते हैं। ये किसके लिए है, सॉरी 3 से 13 या 14। तो 13 जो है, 3 से 13 वो लड़कियों के लिए है, और 3 से 14 जो है वो किसके लिए है, वो लड़कों के लिए है। ठीक है, 3 से 13 या 3 से 14, 3 से 14 लड़कों के लिए, 3 से 13 लड़कियों के लिए अवस्था मानी गई है। इसमें हमने बात किया था पिछले साइड, पिछले क्लास में हमने क्या बात किया था कि जो चाइल्डहुड में होते हैं लड़कियां क्या होती हैं, पहले मेच्योर हो जाती हैं कंपेयर टू लड़कों के। ठीक है, तो लड़कियां क्या होती है, पहले परिपक्व हो जाती है, और लड़के बाद में परिपक्व होते हैं। तो इसको भी जो है 3 भागों में बांटा गया है चाइल्डहुड को। तो चाइल्डहुड देखो ये 3 चीजें हैं, तो इसमें इसमें अलग अलग हम वो करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो 3 से 13 साल है, तो इसमें आपको याद रखना है जो चाइल्डहुड है वो क्या है, चाइल्डहुड 3 से 6 साल, वर्ष 6 वर्ष तक क्या रहेगा, अर्ली चाइल्डहुड रहेगा। ठीक है, कभी कभी डेट ईयर के अकॉर्डिंग पूछता है। फिर मिडिल एज की बात करेंगे तो हम 7 से 8 वर्ष तक की हम बात करेंगे, 7 से 8। फिर हम चौथा जब लेटर चाइल्डहुड की बात करेंगे तो 9 से 13 या 14 तक बात करेंगे, 13 या 14 तक, 13 या 14 तक हम इसकी बात करेंगे। तो 9 से 13 लड़कियों के लिए, और 9 से 14 लड़कों के लिए। ठीक है, तो 3 आती हैं इसमें, कौन कौन सी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड की हम बात करते हैं। उसके बाद फिर चौथा जो है एडोलसेंट, टीन एज की हम बात करते हैं कि टीन एज में क्या क्या चीजें होती हैं। आगे हमने सॉरी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था एडोलसेंस और टीन एज। तो टीन एज जो होता है 13 साल से लेकर, टीन एज जो होता है वो 13 साल से लेकर 18 और 19 साल। तो इसमें अंदाजा लगा दीजिए, 13 साल जो से 18 साल वो लड़कियों के लिए, 13 से 19 साल क्या होता है, वो लड़कों के लिए देखा जाता है। ठीक है, और एडोलसेंस की हम बात करें कि एडोलसेंस का क्या मतलब होता है, तो किशोरावस्था। एडोलसेंस जो है वो भी किससे लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्व, मैच्योरिटी जिसका बोलता है। कि कभी कभी एडोलसेंस का मतलब पूछ लेगा, तो इसका क्या होगा, मैच्योरिटी, परिपक्वता, मैच्योरिटी, MATURITY, मैच्योरिटी, किससे हम इसको जोड़ेंगे। उसके बाद जो होता है एडोलसेंस के बाद होता है एडल्टहुड, होता है एडल्टहुड। तो एडल्टहुड में क्या होता है कि इसकी जो ईयर है वो 19 से 20, 19 से 20, 19 लड़कियों के लिए, 20 और लड़कों के लिए। उसके बाद इसी में एडल्टहुड को भी 3 भागों में बांटा गया है, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड। तो इसको हम आगे हम डिफाइन करेंगे कि 19 से 20 साल में क्या होता है। तो अर्ली जो एडल्टहुड होता है इसको हम बांटते हैं 19 से 20 साल, 19 से, सॉरी 19 या 20 आप कर देना, 19 20 से
40 साल तक की अवस्था को हम अर्ली एडल्टहुड हम बोलते हैं। अर्ली एडल्टहुड बोलते हैं। फिर मिडिल एडल्टहुड की बात करेंगे तो जस्ट 41 से 65 साल की हम बात करेंगे। 41 से 65 साल तक। देन फिर 66 से हम संतान उत्पत्ति तक, मतलब कि जब तक कि बच्चे को जन्म करने की क्षमता जब तक रहेगी तब तक इसको हम लेट एडल्टहुड मानेंगे। ठीक है, ये तीन चीजों को आप याद रखिएगा कि चाइल्डहुड में तीन है और एडल्टहुड में तीन है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको डेट को अच्छे ईयर को अच्छे से लिख लीजिएगा। तो 19 से 20 साल से 40 साल तक अर्ली एडल्टहुड, 41 से 65 साल तक मिडिल एडल्टहुड, और लेट एडल्टहुड की हम बात करेंगे तो 66 से 66 साल से आपको बच्चे को पैदा करने की क्षमता तक, मतलब कि जब तक संतानोत्पत्ति की हम बात करते हैं तब तक रहेगी, तब तक हम किस में रहेंगे, लेटर एडल्टहुड। उसके बाद लास्ट आता है ओल्ड एज, मतलब कि ये संतान उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक, मतलब कि जब तक आपकी ये लेटर एडल्ट के जो टाइमिंग है इसके बाद से हम किस कर लेंगे, जब तक आपकी मृत्यु या डेथ नहीं हो जाती तब तक उस कौन से एज में रहेंगे, एडल्ट ओल्ड एज में हम काउंट करते हैं उसको। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन उतने नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको इसको डेट वाइज याद रखना है। या कभी कभी क्या करता है, सीक्वेंस दे देता है कि सीक्वेंस क्या क्या चीजें हैं। तो पहले प्रीनेटल है, फिर इन्फेंसी है, फिर चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है या टीनेज बोलते हैं इसको हम। उसके बाद एडल्टहुड है, एडल्टहुड में भी तीन हैं, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड। लास्ट है हमारा ओल्ड एज। तो इसको डेट वाइज आप अच्छे से मेंशन करिएगा, मेंशन करने के बाद आप चीजों को नोट्स बनाइएगा, उसके बाद पढ़िएगा। देन हम बात करते हैं, इसको आप ले लीजिएगा। देखिए इसमें सारी चीजें इसमें दी गई हैं, क्या क्या चीजें होती हैं प्रीनेटल में। ठीक है, तो कॉन्सेप्शन टू बर्थ, फिजिकल फॉर्मेशन इनसाइड वुम्स, मतलब कि भ्रूण इसको बोलते हैं हिंदी में। आगे हम हिंदी में भी बनाए हैं इस चार्ट को, इसको आप देख लीजिए गर्भावस्था को। ठीक है, गर्भावस्था से इसको देख लीजिए, ये सारी चीजें इसमें दी गई है, क्या क्या चीजें इसमें होती भी हैं। वो तो हमने केवल बात किया किसकी, हमने केवल बात की कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से अवस्था जो रहती हैं, जो पीरियड रहती हैं वो कौन कौन सी रहती हैं, उसके बारे में बात किया। हालांकि इसमें भी दिया गया है, ये देखो जो हमने आप पीछे बताया है इसमें इसको लिखा गया है। ठीक है, इसमें इसको क्या गया है, लिखा गया है। एज का थोड़ा सा देख लेना, जहाँ पे 13-14 है वहां पर देख लेना थोड़ा सा, है ना। तो अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन आपको अपने माइंड से सेट करके उसको लॉजिकल तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को लगाना है। तो गर्भावस्था में जो हमने बात किया था कि शिशु में माँ के गर्भ में विकसित होता है, शारीरिक संरचना का निर्माण होता है, कहाँ पर, माँ के गर्भ में। ठीक है, उसके बाद शस्यावस्था में, इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है, बोलना चलना पहचानना सीखना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब कि बोलने में असमर्थ, बोलने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, अपने चीजों को रोकर बताता है। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या बोल रहा है, खेल भाषा कल्पना और सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था में, लेट चाइल्डहुड में, विद्यालयी शिक्षा तर्क शक्ति सामाजिकता का विकास होता है। फिर एडोलसेंट टीनेज की हम बात करें तो शारीरिक मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन पहचान का विकास होता है। अर्ली एडल्टहुड की बात करें तो कैरियर, विवाह, परिवार की जिम्मेदारी निभाना। उसके बाद फिर मिडिल एडल्ट की बात करो, सामाजिक और व्यावसायिक परिपक्वता, अनुभव की वृद्धि। फिर वृद्धावस्था की हम बात करेंगे तो सॉरी लेट एडल्टहुड की बात करेंगे तो शारीरिक व मानसिक क्षमताओं में कमी, विश्राम और आत्मचिंतन का समय। फिर वही जो बताया था कि 60 से 66 के बाद से जो चीजें रहेंगी उसको आप 9 नंबर में लिख लीजिएगा। ये वृद्धावस्था नहीं, लेट वहाँ यहाँ पे एक रहेगा ओल्ड एज। ओल्ड एज की यहाँ बात करेंगे तो 66 से आप लिखिएगा। उन चीजों को आप वहीं मेंशन करिए, किसको, जो हमने डेट को बताया है, जो ईयर को हमने मेंशन किया है पिछली स्लाइड में। ठीक है, जो पिछली स्लाइड में हमने मेंशन किया है आपको वही चीजों क्या करना है, लिखना है। और उसके बाद इसमें एक और है लेट चाइल्डहुड के, लेट चाइल्डहुड के बाद फिर ओल्ड एज भी रहेगा, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो आप इसको 9th नंबर में इसको ऐड करोगे ओल्ड एज को, जो कि 66 ईयर से डेथ डेथ तक रहेगा, उसमें रहेगी। ठीक है,
कहीं कहीं देखो लेट चाइल्डहुड को ओल्ड एज भी बोलते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है चीजों को लेके। लेट एडल्टहुड को कहीं कहीं किसी बुक में क्या किया है कि ओल्ड एज के नाम से भी ले लिया है, तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, ये अलग अलग चीजें से दिया गया है ना। इसको मैं अगर छोटा करूं तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसका स्टेज ऑफ बेसिस, ठीक है। तो देखो इसको किया ना, इसको आप ले लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये कॉलम के अकॉर्डिंग है, क्या क्या चीजें किसमें हुई हैं, ये भी एक तरीके से चीजें सही हैं। तो कभी कभी ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, इसको भी पूछ सकता है कि क्या क्या चीजें कौन से एज में होती हैं, तो आपको इसको डिफाइन करके पढ़ना है और उसको अपने हिसाब से लगाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज आप लोग, क्योंकि उसमें आपको कॉलम नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से कॉलम में कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि ये चीजें तो हो गई। टीन, देखो यहाँ लिखा है ना, टीन एज प्यूबर्टी, नेम ऑफ स्टेज, पे लिखा गया है देखो, नेम ऑफ स्टेज। स्टेज है, नेम ऑफ स्टेज, न्यू बॉर्न और बेबीहुड, प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, स्कूल एज भी इसको बोलते हैं, टीन एज और प्यूबर्टी बोलते हैं, यंग एडल्टहुड बोलते हैं, मिडिल एज बोलते हैं और ओल्ड एज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू, ये क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, प्लीज आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर चीजों को देखिएगा, इसको इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको आने का क्या मतलब इसमें है कि ये जो एज का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू एज, टू साइकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, अगर साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल की बात करें कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जो क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण है एज का, वो कैसे है, तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान और शारीरिक रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु को निम्न चार भागों में बांटा गया है। कैसे? कालक्रमिक आयु, कॉमा रहेगा यहाँ पर, आयु, शरीर संरचना आयु, दैहिक आयु और मानसिक आयु। उसको हम पढ़ेंगे कि क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कालानुक्रमिक आयु। दूसरा है शारीरिक आयु या शरीर संरचना की आयु। तो क्रोनोलॉजिकल एज में हम बात करते हैं कि इज इट इज द एक्चुअल एज ऑफ ए पर्सन, मतलब कि एक व्यक्ति का जो जन्म हुआ है उस डेट से जब किसी चीज को पूछा जाए, जब तक पूछा जाए, मतलब कि आज के डेट से पूछा जाए कि उस व्यक्ति का जो डेट ऑफ एज कितनी है, तो जो एज रहेगा वो आपका पूरा, मतलब कि जैसे कि कोई देखो यहाँ एग्जांपल दिया ना कि इट इज अ एक्चुअल एज ऑफ ए पर्सन द टाइम दैट हैज पास्ड सिंस बर्थ, इट इज अ मेजर इन ईयर मंथ एंड डे, कि आपका आज के डेट में कितना ईयर है, कितना मंथ है और कितना डे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काल क्रमिक, कालानुक्रमिक आयु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं काला, सॉरी, क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे कि एग्जांपल, इफ सम वाज बोर्न ऑन 1 जनवरी 2000 एंड टुडे डेट इज 1 जनवरी 2025, तो इसमें केवल क्या दे दिया है, केवल ईयर के हिसाब से लेगा। अभी इसमें बोल देता कि 25 जनवरी 2000 से निकालना है, तो आपको क्या करना है, मान लो कि किसी का एज जो है वो अम, मान लो कि 7/12/1992, ठीक है, ये किसी का एज है, और आज के डेट में उसका एज पूछा गया है कि उसका डेट जो है वो किसमें, ईयर मंथ और डे में बताइए। तो आज की जो डेट रहेगी वो क्या है, 25, चलो 25 तो लिखा है, इसी को ले लेते हैं, कम लिखना पड़ेगा। तो 25 ये है, तो 25 इसको आप भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, आप केवल 25 लिखोगे। फिर आज का जो मंथ है वो क्या है, 10th है, अक्टूबर है तो 10th। आज का जो डेट है, अगर हम डेट की बात करें तो आज है मान लो कि आज ये 14 हो गया, ठीक है, आज क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हमको क्या करना है कि पूरा ईयर मंथ के हिसाब से निकालना है, तो 90 जो है उल्टा लिखेंगे, ठीक है, 90 92 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर मंथ जो है 12 है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर जो डे है, डेट है, वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो जितना हमारा आएगा उतना हमारा एज हो जाएगा। उसके बाद फिर
14 में से 7 गया तो 7। अब यहाँ लेने का जो कैरी जो बोरो हम सॉरी बोरो जो लेते हैं वहां लेने का जो वो सिस्टम वो अलग है। तो 14 है, 7 चला जाएगा तो इसमें से आप जब माइनस करोगे तो यहाँ 7 आएगा। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है तो नहीं जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे 1 साल इस पे देना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 12 और ये 10। तो 12 और 10 22 हो गया, 2 से 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 1 जाएगा, 1। देन आएगा यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 3। उसके बाद फिर यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 में से अब 4 जाएगा नहीं, तो अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 10, देन यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 4 जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर कितना हो गया, 24। 1 पूरा गया तो 24 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आएगा 9 है। अब यहाँ 12 हो गया, 12 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 9 था तो 9 9 से कट जाएगा, मतलब कि 0 आ जाएगा। फिर यहाँ वहां से जब बोरो दिए थे एक, यहाँ पर आया था, यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ आया था, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0। तो 33 ईयर 10 मंथ 7 डेज। आप अपने एज को इस तरीके से आप निकालिएगा और कैलकुलेट करिएगा। ये बहुत ही मतलब अच्छा तरीका है डेट को निकालने का, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद उसी हिसाब से बता दिया। यहाँ पर जनवरी से जनवरी पूछा है तो ये केवल ईयर में आ गया। अगर और कोई डेट डिफरेंस रहता तो यहाँ ईयर भी आता, मंथ भी आता और डे भी आता। तो इस तरीके से जो हमने इसको बताया है, इसको आप देखेंगे कि ये जो 7 दिसंबर 1992 को जिसका डेट ऑफ बर्थ था, आज के डेट में वो 33 ईयर 10 मंथ 7 डेज का है। क्लियर? तो आपको इसको ऐसे निकालने आना चाहिए। देन दूसरा जो है एनाटॉमिकल एज है, 4 भागों में बांटा गया है। तो दूसरा क्या है, एनाटॉमिकल एज, जिसको बोलते हैं शारीरिक आयु या शारीरिक रचना। इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एज। इट्स शो हाउ वेल द बोन मसल्स एंड ऑर्गन हैव डेवलप्ड। एग्जाम्पल की हम बात करें तो अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर क्रोनोलॉजिकल एज में, मतलब कि 10 ईयर क्या उसका है, ये क्रोनोलॉजिकल एज है। लेकिन उसको हमको क्या देखना है, एनाटॉमिकल एज देखना है। तो मे हैव द एनाटॉमिकल ग्रोथ ऑफ एन 8 ईयर ओल्ड इफ द बॉडी इज अंडर डेवलपमेंट डिटरमाइंड बाय स्केलेटल मैच्योरिटी, मसल्स डेवलपमेंट एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल एज ड्यू टू न्यूट्रिशन, इलनेस और लाइफस्टाइल। मतलब कि एनाटॉमिकल एज जो है उसको अगर हम 10 साल का अगर कोई बच्चा है, एक्चुअल में जो उसका एज है वो 10 साल है। लेकिन उसका जो एनाटॉमिकल ग्रोथ है, एनाटॉमिकल ग्रोथ मतलब कि जो उसका बोन का जो साइज और शेप है, वो अगर क्या है 8 साल के बच्चे का है तो उसका एनाटॉमिकल एज क्या हो जाएगा, वो 8 साल हो जाएगा। उसके हाइट वेट के अकॉर्डिंग चीजों को हम देखेंगे। ठीक है? तो यहाँ दिया है डिटरमाइंड बाय स्केलेटल मैच्योरिटी, मतलब कि जो हमारे कंकाल परिपक्वता है, जो कंकाल तंत्र हमारा है, मतलब हमारे शरीर में जो कंकाल है, बोन की हम जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से, जो हमारा मसल्स है, जो मांसपेशी है, उसका विकास कैसा हुआ है। फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बच्चे का जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है, उसको हम कैसे करेंगे, उसको देखते हुए उसके हम एज को डिक्लेयर करेंगे। ये कैसे होता है, मे डिफर फ्रॉम, ये क्रोनिकल एज से कैसे डिफर होता है, वो खान पीन से होता है, अगर किसी प्रकार का डिजीज है तो होता है, या लाइफ स्टाइल गलत है तो होता है। तो याद रखना कि एनाटॉमिकल एज को हम बोन मसल्स और ऑर्गन के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो डेवलप होता है, जो विकास होता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं, करते हैं, उसको डिसाइड कि ये किस एनाटॉमिकल एज इसका क्या है, और एक्चुअल एज जो हम क्रॉनिकल एज बोलते हैं। ठीक है? तीसरा हम आएंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड एनाटॉमिकल। तो तीसरा जिसमें है फिजियोलॉजिकल एज, शारीरिक क्रियात्मक आयु की हम बात करेंगे। तो शारीरिक क्रियात्मक आयु की हम जब बात करेंगे तो इसमें हम चीजों को देखेंगे कि क्या पूछना चाहता है। तो दैहिक, इसको हम हिंदी बोलते हैं दैहिक आयु भी बोलते हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दैहिक, दैहिक आयु या शारीरिक क्रियात्मक आयु भी बोलते हैं। तो दैहिक आयु का हम
सीधा सीधा चीजें हैं कि इसमें जो इट इंडिकेट्स द फंक्शनल efficiency ऑफ द बॉडी सिस्टम सच एज द हार्ट लंग्स एंड मेटाबॉलिज्म. इट टेल हाउ वेल द बॉडी इज वर्किंग, नॉट जस्ट हाउ ओल्ड इट इज. ठीक है. सॉरी. तो इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगा इसमें. इसमें करेक्शन इसलिए है कि इसमें जो फिजियोलॉजिकल एज होता है, प्यूबिक हेयर हम बोलते हैं. ठीक है, प्यूबिक हेयर. प्यूबिक हेयर ये किसमें होता है? ये लड़कों में होता है. और मेंस्ट्रुएशन पीरियड जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल एज को हम डिफाइन करते हैं. ठीक है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. और प्यूबिक हेयर जो बच्चों में, जैसे दाढ़ी मूंछ, ये सारी चीजों को हम देखते हुए क्या करते हैं, एज को हम डिफाइन करते हैं. तो इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से फिजियोलॉजिकल एज की बात करेंगे तो उसको थोड़ा सा आप देखिएगा. और उसके हिसाब से जो नोट्स बनाना होगा बनाएंगे. ठीक है. मासिक धर्म से हम क्या करते हैं, लड़कियों के एज को हम डिफाइन करते हैं. और प्यूबिक हेयर से हम लड़कों के एज को डिफाइन करते हैं. अ 40 ईयर ओल्ड पर्सन हु एक्सरसाइज रेगुलरली मे हैव द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ अ 30 ईयर ओल्ड. मतलब कि ये फिजियोलॉजिकल एज जो है ये एक्सरसाइज पे भी डिपेंड रहता है कि 40 साल का जो आदमी है वो 30 साल का दिखेगा कब, जब वो फिजियोलॉजिकल चीजें से, मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज या फिजियोलॉजिकल फंक्शनल जो वर्क है उसका जो किस तरीके से कर रहा है, रिलेटेड टू हेल्थ फिटनेस एंड ऑर्गन परफॉर्मेंस. उसके बाद आता है मेंटल एज की बात करते हैं. मेंटल एज की बात करते हैं तो मेंटल एज चौथा क्या है, मेंटल एज. तो इट शो द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कंपेयर टू एवरेज पीपल ऑफ डिफरेंट एज. इट रिफ्लेक्ट अ पर्सन थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग, मेमोरी एंड इमोशनल मेच्योरिटी. इसके लिए क्या किया गया है, रिफ्लेक्ट अ पर्सन थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग, मेमोरी एंड इमोशनल. मतलब कि इसमें सीधा सीधा से एक लाइन केवल सुन लो कि कोई ऐसा टेस्ट है जो बनाया गया है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बनाया गया है कि जो आईक्यू लेवल को चेक करता है. किसको करता है? देखो यहाँ पे लिखा हो गया है इंटेलेक्चुअल, ये आईक्यू लेवल को, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि लब्धि, इसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि. तो कोई मान लो कि 10 साल का बच्चा, जैसे वैसे पिछले वाला उदाहरण लिया गया, इसमें एग्जांपल लिया है कि 10 साल का बच्चा है, कैन सॉल्व प्रॉब्लम लाइक एन एवरेज 12 ईयर ओल्ड. मतलब कि किसी भी 12 साल के बच्चे को जो प्रॉब्लम दिया जा रहा है उसको वो सॉल्व कर रहा है, तो उसको जो मानसिक आयु है वो कितनी हो जाएगी, 12 साल. लेकिन अगर ये 10 साल का बच्चा है, अगर 10 साल का भी, अगर जो 10 साल के बच्चों के लिए जो टेस्ट बनाया गया, जो प्रॉब्लम बनाया गया है, अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 साल के बच्चे का हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए देंगे. अगर वो 8 साल का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है और 10 साल को नहीं कर पा रहा है, या 12 साल को नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका जो मानसिक एज है वो कितना रहेगा, 8 साल रहेगा. ठीक है. तो आईक्यू की हम बात करेंगे. आईक्यू की जब हम बात करेंगे कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, इसको हम इसी से निकालते हैं. आईक्यू में हम लिखते हैं मेंटल एज, आईक्यू इक्वल टू मेंटल मेंटल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज. जो पहला वाला था, क्रोनो क्रोनोलॉजिकल एज, इंटू 100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड इंटू करते हैं. ठीक है. अब जो मेंटल एज है और क्रोनोलॉजिकल एज है, इसको जो आएगा यही बच्चे का क्या होगा, मेंटल एज माना जाएगा. ठीक है. मतलब कि जो मेंटल एज हम निकालेंगे, इसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं. यहाँ पर दिया गया हुआ कहीं साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिससे हम निकालते हैं. और टुकमैन के अनुसार मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए ये कहा जाता है कि मानसिक आयु एक ऐसा प्राप्तांक है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत कार्य निष्पादन के साथ किया था. मतलब कि जो जिस साल का बच्चा है, या तो उससे ज्यादा का वो करेगा, या तो अपना करेगा, या तो फिर वो
कम करेगा। मतलब कि अपने एज से प्रॉब्लम जो भी है, वो जो सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, वो किस एज के बच्चों को कर रहा है। अगर वो 14 साल के बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो उसका जो मानसिक एज है वो कितना हो जाएगा, वो 14। ऐसा जरूरी नहीं कि 12 साल बोला है तो 12 साल, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। ठीक है। तो मेंटल एज को हम क्या करते हैं, आईक्यू से हम नोट करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उससे हम करते हैं कि किस एज के लिए कौन सा टेस्ट बनाया गया है और बच्चा किस एज का है और किस एज के प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, वो सॉल्व कर रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये देख लेना, इस तरीके से है, टाइम सिंस बर्थ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वही चीजों को मैं एक समरी में बना के मैं दे देता हूँ कि आपको इसको ज्यादा चीजों को लिखना ना पड़े। आप शॉर्ट नोट्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। शॉर्ट नोट्स बहुत ही जरूरी है आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि आप हर समय चीजों को पूरी चीजों को आप नहीं पढ़ोगे या पूरी चीजों को नहीं देखोगे, क्योंकि एक वर्ड से आपको क्या करना है, पूरे सेंटेंस को समझना है। इसलिए आपको इस तरीके का फॉर्मेट या टेबल जिसको बोल सकते हो, आपको बनाना है आपको अपने पढ़ाई के लिए, कि आप जब भी आप एग्जाम से पहले कहीं जाओ तो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। उसको आप कम से कम 4 दिन 5 दिन पहले उसको क्या करो, रिवाइज करते रहो कंटिन्यू, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। उससे क्या होता है, आपके माइंड में वो चीजें बनी रहती है देखने से कि हाँ ये चीजें यहाँ पर लिखा था तो ऐसे हमको इसका आंसर देना है। तो जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको दिक्कत होगी। आप पढ़िए, पूरी तरीके से पढ़िए, पूरी चीजों को पढ़िए, बुक पढ़िए, लेकिन आपको एक शॉर्ट नोट्स अपने तरीके से बनाना पड़ेगा, कि मतलब कि आप एक वर्ड को देखो और सारी चीजों को क्या हो समझ जाए। ठीक है। तो ये क्रॉनिकल एज है, उसके बाद फिर एनाटॉमिकल एज है, फिर फिजियोलॉजिकल है, देन मेंटल एज, फिर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हमने बात पीछे नहीं की थी, तो हम इसको फिर से हम करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, विकास और वृद्धि के सिद्धांत क्या है। ठीक है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टडीड इन फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइंस। मतलब कि फिजिकल एजुकेशन और साइकोलॉजी की हम बात करेंगे और हेल्थ साइंस की हम बात करेंगे, मतलब कि मानसिक और शारीरिक दोनों हम बातें करेंगे। ठीक है। दिस प्रिंसिपल हेल्प टीचर्स एंड कोचेस अंडरस्टैंड हाउ ए चाइल्ड बॉडी एंड माइंड डेवलप। ये चीजें आपको ना, जब से कि कोई भी फर्स्ट पेपर भी रहेगा तो उसमें भी सारे क्वेश्चन आएंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट से आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। जैसे कि मान लो कि अभी आफ्टर 12 जो बीपी कोर्सेज जब आए हैं, उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर एक सेमेस्टर में किसी न किसी सब्जेक्ट में दिया गया है। तो ये साइकोलॉजी का पार्ट तो है ही, और चीजें उसके साथ साथ ये फिजियोलॉजिकल का भी पार्ट है। ठीक है। तो इसको आप देखिएगा कि दीज प्रिंसिपल हेल्प टीचर एंड कोचेस अंडरस्टैंड हाउ ए चाइल्ड बॉडी एंड माइंड डेवलप, की एक टीचर और कोच को अपने बच्चे को, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको हम बॉडी और माइंड को कैसे डेवलप करना है, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली, सारी चीजें हैं। तो पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूसी, ये देखो क्वेश्चन आया है आपको, इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा हूँ कि क्या क्या चीजें उसमें रहती है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सेप्शन एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ। मतलब कि कहाँ से है, जब आप गर्भ में रहते हैं और कंटिन्यूअस डेथ तक, मतलब कि जन्म से मृत्यु तक, जन्म से भी नहीं बोल सकते हैं, इसको हम गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक बोलते हैं। देयर इज नो सडन स्टॉप, इट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ। मतलब कि विकास और वृद्धि एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है, इसमें अचानक रुकावट नहीं आती है। देन प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें क्या हम बता सकते हैं कि विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर रेंगता है, खड़ा होता है और अंत में चलना सीखता है, अंत में चलना सीखता है। ठीक है, अंत में क्या करता है,
चलना सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट हम तीसरा पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशात्मक सिद्धांत। ग्रोथ टेक प्लेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब कि ये विकास विशेष दिशाओं में होता है। सेफालोकार्ड दिशा सिर से पैर तक, और दूसरा है जो प्रॉक्सिम मोडुलस, मतलब दिशा क्या है ये, शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर, शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की तरफ, मतलब कि अपर एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम आपने पढ़ा होगा, उसके हिसाब से आप इसको देखेगा कि टॉप टू बॉटम की बात करता है, और सेंटर टू आउटसाइड, सेंटर टू आउटसाइड। उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं हम। इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या चीजें आती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस में ये बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपनी गति से होता है। कोई भी दो व्यक्ति ऊंचाई, वजन या बुद्धि के विकास में समान नहीं हो सकते, मतलब कि हर एक व्यक्ति का जो डिफरेंस होता है, जो चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी का माइंड जल्दी चीजों को समझ लेता है, किसी का क्या करता है, थोड़ा लेट समझता है। तो हर एक व्यक्ति हर एक किसी से क्या है, वो डिफर है, डिफरेंस रखता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, समेकन का सिद्धांत। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, या एकीकरण बोल सकते हो आप, एकीकरण बोल सकते हो। एकीकरण में क्या है कि विकास में शरीर के विभिन्न भागों और कार्यों का समेकन या एकीकरण शामिल होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का एकीकरण। तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि बालक में विकास की प्रक्रिया क्या है, पूर्ण रूप से एकीकरण के सिद्धांत को अपनाती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंगों के भाग को क्या करता है, चलाना सीखता है, और उसके बाद वह उन भागों को क्या करता है, एकीकरण करता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। आप अपने शब्दों में बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कि चीजों को क्या करते हैं, पहले बच्चा हाथ हिलाना स्टार्ट करता है, फिर पैर को हिलाना स्टार्ट करता है, फिर सिर को। तो इन सब चीजों को क्या करता है, वो एक साथ समायोजन करके या एकीकरण करके वो चीजों को क्या करता है, मूवमेंट करता है। जैसे कि बाद में वो क्या करता है, चलना सीखता है, ठीक है, बोलना सीखता है। पहले पहले क्या करता है बच्चा, केवल रोने या चिल्लाने की एक आवाज निकालता है, धीरे धीरे क्या करता है, उसमें परफेक्शन आता है, तो बोलना सीखता है धीरे धीरे, है ना। तो उन सब सारी चीजों को यहाँ पर रिलेट करके बताया गया है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदन का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं। विभेदन मतलब कि एक दूसरे से अलग। शुरुआत में बच्चे की गतिविधियां सामान्य होती है, लेकिन समय के साथ वे विशिष्ट और नियंत्रित बन जाते हैं, विशिष्ट और नियंत्रित बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मेंसुरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और अधिगमन का सिद्धांत। परिपक्वता स्वाभाविक वृद्धि, अधिगमन का आधार है। जब तक शरीर और तंत्रिका तंत्र परिपक्व नहीं होते, तब तक बच्चों का किसी भी प्रकार का क्या होता है, कौशल को नहीं सीख सकते हैं, या कौशल को सीखने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक सिद्धांत, मतलब कि इसका क्या है कि विकास जो रहता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। तो विकास सामान्यतः सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ता है। जैसे शिशु पहले पूरा हाथ हिलाता है, बाद में उंगलियों को नियंत्रित करना सीखता है। तो ऐसे सारी चीजें, मतलब कि हाथ को हिलाना, फिर उंगली को पकड़ना किसी का, या किसी चीज को पकड़ना, है ना। तो ये सारी चीजें उसके अंदर क्या होती है, मतलब कि जर्नल से स्पेसिफिक ये क्वेश्चन आया है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या चीजें हैं। तो जर्नल टू स्पेसिफिक या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आप बोल सकते हो। जनरल टू स्पेसिफिक भी क्वेश्चन आया हुआ है, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी आया है। तो इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ, विकास की गति का सिद्धांत। द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म, विकास की गति जो है समान नहीं होती है। कभी यह तेज होती है और कभी धीमी होती है। कि हमने उधर बात किया था कि 12 से 13 साल के बाद लड़कियों की रुक जाती है, धीमी गति से होती है, और 14 साल के बाद क्या होती है, लड़कों की तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसीलिए बोला गया है कि नॉट यूनिफॉर्म, मतलब कि इसका जो विकास, वृद्धि और विकास का जो रेट है, जो दर है, वो क्या है, वो समान नहीं है। कभी कम, कभी ज्यादा, कभी तेजी गति से, कभी धीमी गति से बढ़ती रहती है। और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है कि विकास के सभी पहलू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और सोशल, ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ठीक है। इसमें आप ये भी बोल सकते हो, इन्वायरमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट भी आता है इसमें, कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट भी आता है, ठीक है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एक चीज में लिखना भूल गया हूँ, एक क्वेश्चन आता भी है। हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब क्या होता है कि वंशानुक्रमण और वातावरण। वंशानुक्रमण और मतलब कि जो वंशानुक्रम मतलब कि हेरिडिटी जो कि जीन से आता है चीजें, कि माता से पिता में आया। जो बताया था कि हाइट का और वेट का या ओबेसिटी भी चीजें क्या होती हैं, वो जेनेटिक होती है। कि मम्मी पापा जो हैं वो ओबेस की कैटेगरी में आते हैं, तो बच्चा भी क्या होता है, बहुत सारा आप देखते हो कि मोटे लोग होते हैं जो कि अब वो अपने फैमिली से होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मम्मी पापा से, वो दादा दादी से भी जेनेटिक चीजें क्या होती है, वो ट्रांसफर होते रहती। तो उसको आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट भी डालना, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को उसमें इंक्लूड करना है। देन हम बात करेंगे आगे। ये चीजें हैं, इसको आप थोड़ा सा बनवा इसको आप नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीजें, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज किया हूँ, को आपको समझने में आसानी होगी। कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूटी है, सिक्वेंसिटी है, डायरेक्शनल है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, मेंसुरेशन एंड लर्निंग है, जनरल टू स्पेसिफिक, रेट ऑफ ग्रोथ, और इंटर इंटर रिलेशन की हम बात इसमें करते हैं। इंटर रिलेशन की बात करते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से इसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पर्सनालिटी क्या होती है, कि पर्सनालिटी भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो आज के लिए यहीं तक का क्लास। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पर्सनालिटी से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो पर्सनालिटी जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ही पार्ट है, पहले ही बता दिया गया है। कि पर्सनालिटी केवल बॉडी के साइज और शेप से नहीं होता है, ये बहुत सारी चीजों को क्या करता है, डिनोट करता है। कि ओवरऑल